प्रिय छात्रों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट का जो मैथमेटिक्स का पेपर था लेवल 1 का, उसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए 2017 का मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत किसके बराबर होगा। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है कि 12 पेन का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16 पेन का सेलिंग प्राइस। तो यानी जितने रुपए में 12 पेन खरीदते हैं उतने ही रुपए में 16 पेन बेचते थे। इसका मतलब अपने को 12 पेन खरीद रहे हैं और उसी मूल्य में 16 पेन बेच रहे हैं, इसका मतलब लॉस हुआ। तो लॉस कितने पेन का हुआ? लॉस इज इक्वल टू 4 का। तो देखिए नेट लाभ हानि कितनी होगी, इसका मतलब परसेंटेज लॉस कितना हुआ? परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 4। ये किस पे हुआ? 4/16, क्योंकि सेलिंग प्राइस 16 है तो 16 पे 4 का लॉस हुआ, 4/16 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौको 16 और इस 4 को कटेंगे तो 25। तो ये कितना हो गया? 25%। तो जो आपका आंसर आ गया वो 25% हानि हो गई। बी सही है आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसमें से कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों में कुल ब्याज 2500 है तो जमा की गई कुल राशि बराबर है। मान लीजिए प्रथम राशि m है और शेष राशि n है। तो इसमें दे रखा है कि प्रथम राशि का चौथा हिस्सा, इसका मतलब m/4 इज इक्वल टू n/5। ये जो दे रखा है प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर रहती है, अपने बराबर कर दिया। तो यहां हो गया m/n, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। तो जो प्रथम राशि और शेष राशि उनका अनुपात कितना हो गया? m/n इज इक्वल टू 4:5। 4:5 ये तो आपका अनुपात हो गया। अब मान लीजिए सपोज m और n का जो है वो राशि है वो 4x और 5x है, तो इसको ये से भी कर सकते हैं 4x/5x। यानी m जो राशि है वो 4x है और n जो राशि है वो 5x है। अब ये दे रखा है कि x के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुल राशि का 10% सरल ब्याज। अब देखिए सरल ब्याज दे रखा है, सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? I इज ए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो कुछ राशि का 10%, तो प्रथम राशि का 10% कितना हो गया? देखिए 4x राशि है तो 4x इंटू टाइम कितना है? 2 साल, 2 इंटू और इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10% डिवाइड बाई 100 प्लस ये तो हो गया कुछ राशि का 10% सरल और शेष राशि का 12%। तो 12% का मतलब क्या हो गया? अब ये शेष राशि क्या है? 5x आपका 5x इंटू 2 साल इंटू यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने? 12 डिवाइड बाई 100। तो ये जो बोल रहा है कि प्रथम कुछ राशि का 10% और शेष राशि का 12% सरल ब्याज से बैंक में जमा कराए। तो 2 साल के बाद कुल ब्याज कितना मिलेगा? ये दोनों इंटरेस्ट है, ये तो प्रथम राशि का इंटरेस्ट और ये दूसरी राशि का इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2500। तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 2500। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1250। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 5x। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 1250। तो आंसर क्या आ गया आपका? 11,250। सी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए ये जो पानी और शर्करा है इसका एक मिश्रण है 3 लीटर टोटली, तो इसमें 40% शर्करा है। तो इसका मतलब शर्करा इसमें कितनी होगी? 3 लीटर मिश्रण है तो इसका मतलब 3 इंटू 40% शर्करा है तो 40/100। तो ये हो गया आपका 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया? 4×3 12/10 इज इक्वल टू 1.2 लीटर शर्करा हो गया। अब
1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है। तो पहले 3 लीटर मिश्रण था, अब 1 लीटर और मिला दिया तो कितना हो गया, 3 + 1 4 लीटर हो गया। तो 4 लीटर में शर्करा कितनी हो जाएगी, तो देख लेते हैं अपन। शर्करा पहले भी 1.2 लीटर थी और अभी भी 1.2 लीटर है, तो 1.2 डिवाइड बाई, अब 4 लीटर हो गया, डिवाइड बाई 4 इंटू 100। तो ये क्या हो गया, 4 से 100 को काट दिया 25, तो इज इक्वल टू 30%। तो आंसर आ गया आपका 30%, बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इन गिवन पैरेललोग्राम ABCD वैल्यू ऑफ x एंड y आर इक्वल टू, इसमें x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये देखिए इसमें दे रखा है, देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो पैरेलल होती है। तो पैरेलल होती है तो आमने सामने के एंगल सेम होते हैं। तो ये यानी 2x + 5 इज इक्वल टू 150 डिग्री, इस तरह से 4x + y इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये दोनों इक्वेशन को लिख देता है, 2x + 5y इज इक्वल टू 150 डिग्री और 4x + y इज इक्वल टू कितना हो गया, 75 डिग्री। ये जो है ना, ये 4x + y और ये 75 डिग्री, और ये जो 2x + 5y है ये 150 के बराबर है। चलिए इनको सोल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 10y, 2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 300। और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, 4x + y इज इक्वल टू 75। अब ये माइनस किया, फर्स्ट ये जो थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस किया, तो ये सब माइनस हो जाएंगे। क्या हो गया, 4x से 4x कट गया, 10 में से 1 निकला तो 9y इज इक्वल टू 300 में से 75 निकला तो 225। तो y कितना हो गया, 225 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 25। इसको काटेंगे तो 25 नमा 225। तो y की वैल्यू 25 आ गई। अब इसी y की वैल्यू को अपन इस सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x + 25 इज इक्वल टू 75 या 4x इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा, 50/4 इज इक्वल टू 12.5। तो x की वैल्यू 12.5 और y की वैल्यू 25 डिग्री। तो ये आंसर आपका आ गया, बी वाला आंसर सही हो गया, बी आंसर सही है। लेकिन दोस्तों इसको बोनस दे रखा है इन्होंने, क्योंकि बोनस के कई सारे रीजन होते हैं, या तो ये क्वेश्चन वापस पहले कभी पूछा हो या और भी कई सारे रीजन है तो इसको बोनस, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 12.5 x की वैल्यू और y की वैल्यू 25 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है, वह 11 रुपये में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ किसके बराबर होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू 10। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 10/11। देखिए 11 पेंसिल की कितनी होगी, 10 रुपये, तो एक पेंसिल की कितनी होगी, 10/11। इसी तरह से वह 11 रुपये में 10 की दर से इन्हें बेच देता है। इसका मतलब एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, पेंसिल की, ये तो कॉस्ट प्राइस होगी, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 11/10। ये क्वेश्चन में दे रखा, खरीद रहा वो 10/11 में और बेच रहा है 11/10 में। तो देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस 10/11 और उसकी सेलिंग प्राइस 11/10, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितनी है एक पेंसिल की, 11/10 माइनस 10/11। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 110। तो यहाँ कितना होगा, 11 × 11 121 माइनस 10 × 10 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 21/110। अब अपने को गेन परसेंटेज निकालना, तो गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, गेन कितना हो रहा है, 21/110। ये किस पे गेन हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 10/11 पे, 10/11 × 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गेन परसेंटेज कितना आ गया, 21%।
तो आपका जो आंसर आ गया वो डी 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 इज इक्वल टू 2 सही 125/126। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस यदि इन तीनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा 251/126 इज इक्वल टू 2 से 125/126 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 377/126। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 377/126 माइनस 251/126। तो ये कितना आ गया 377, ये नीचे एलसीएम ले लिया तो 377 माइनस 251 कितना हो गया 126 डिवाइड बाय 126, दोनों को काटेंगे तो इज इक्वल टू 1। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये दे रखा है इन ए गिवन सर्किल द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो हमें थीटा निकालना। तो देखिए इसमें ये दे रखा है कि ये टोटल जो एंगल है ADC ये है 85 और ये 40 डिग्री दे रखा है। तो उसमें चूंकि ये आपका एक DC ये एक लाइन है तो इस लाइन से दो एंगल बन रहे हैं, B भी बन रहा है इस सर्किल के अंदर और A भी बन रहा है। तो इसका मतलब यदि किसी भी एक लाइन से सर्किल में एक से ज्यादा एंगल बनते हैं तो वो सारे एंगल सेम होते हैं। तो DC से जो DBC जो एंगल बन रहा है यदि ये 40 डिग्री है तो DAC भी 40 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब अपन बात करते हैं एंगल ADC की बात करते हैं। तो ADC में तीन एंगल हो गए, एक तो 40 डिग्री हो गया, एक 85 डिग्री हो गया, एक थीटा हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में टोटल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये DAC कितना 40 और ADC कितना 85। तो 180 माइनस 40 प्लस 85 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 और 85 125। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 125 निकाले तो 55 डिग्री। तो ये आंसर आ गया आपका 55 डिग्री, सी आंसर सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। पहला दे रखा है गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा बी दे रखा है गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी दे रखा है गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये सही नहीं है। इन मैथमेटिक्स एरिया ऑफ जनरलाइजेशन इज नेयर होता है, ये सही नहीं है। और डी जो दे रखा है संख्या स्थान मापन आदि गणित का आधार है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछ रखा है गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता, तो कौन नहीं दर्शाता है, ये जो सी है गणित में सामान्यीकरण की का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, ये गलत है। तो ये जो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ये सी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो इसमें दे रखा है द प्रोग्रेस एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये गणित के कौन से वैल्यू को दर्शाता है, तो गणित का सामाजिक वैल्यू, क्योंकि ये देश की संपन्नता को दर्शाता है, तो बिल्कुल सामाजिक मूल्य सही है। गणित का नैतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य और अनुशासनात्मक मूल्य ये सही नहीं है। तो इसमें जो आंसर है वो है ए, गणित का सामाजिक मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन और परीक्षण। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है, निदानात्मक आकलन, मतलब डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है उसी से ये पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत तथा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य शिक्षण तय हो सके। तो सी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है, मतलब आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल असेसमेंट, मतलब इनफॉर्मल असेसमेंट को नहीं दर्शाता। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे। पहला, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में
जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना। दूसरा, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उसको सुनना। तीसरा है अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। और चौथा, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। तो चूंकि ये इनफॉर्मल असेसमेंट की, तो इनफॉर्मल में फिर ये जो विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना ये सही नहीं लगता है। तो इसका मतलब है कि इसमें ये दे रखा है कि कौन सी विशेषता को नहीं दर्शाता, तो ये जो डी वाला आंसर है वो सही है कि ये जो विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक और ग्रेडिंग प्रदान करते हैं वो इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल टीचर्स आर एनकरेज्ड टू यूज precise mathematical vocabulary and to promote the use of mathematical vocabulary among pupil. This vocabulary is known as गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध और गणित शिक्षण में उपकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, गणित शिक्षण में भाषा या लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। ए इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक्स? ए, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। बी, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। सी, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। और डी, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है, यानी कौन सी कथन जो है वो गणित की विशेषता को नहीं दर्शाता है, तो वो है गणित अमूर्त विज्ञान नहीं, यानी मैथमेटिक्स इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो जो सी है वो कथन सही नहीं है गणित के रूप में, इसलिए इसमें जो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सी वाला जो कथन है वो सही नहीं है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। नहीं, ये गलत बात है, गणित वास्तव में अमूर्त विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्या को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरर टुक प्लेस बाय स्टूडेंट्स व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज कंटेंट एनालिसिस इन मैथमेटिक्स, एरर एनालिसिस इन मैथमेटिक्स, कंटेंट सिंथेसिस इन मैथमेटिक्स और एरर सिंथेसिस इन मैथमेटिक्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी है, एरर एनालिसिस इन मैथमेटिक्स या गणित में त्रुटि विश्लेषण। जो त्रुटि विश्लेषण होता है यानी एरर एनालिसिस इन मैथमेटिक्स होता है, वो विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्या को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। यानी कोई भी नया टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो टीचर क्या करते हैं, शुरू में कुछ प्रस्तावना देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, प्रस्तावना। सिचुएशन प्रेजेंटेड बाय टीचर इन द क्लासरूम टू फाइंड द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स न्यू टॉपिक इज नोन एज प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ एम और आइडियल क्वेश्चन। तो इसमें जो शुरू में टीचर जो क्लास में जाके थोड़ा सा नए टॉपिक के बारे में कुछ प्रस्तावना देता है, इंट्रोडक्शन देता है। तो जो सही आंसर है वो है बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरी है गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी सही है। और जो चौथा है डी, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है, तो ये गलत लग रहा है। तो जो इसमें पूछ रखा है गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है, कौन सा अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? ये डी, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, या करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स नीड नॉट रिक्वायर टीचर्स एक्सेप्टेंस। तो वो ये गलत स्टेटमेंट है, टीचर का एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर व बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण और विद्यार्थियों में तुलना करना। तो इसमें जो पूछ रखा है कौन सी विधि अच्छी नहीं है, तो विद्यार्थियों में तुलना करना ये कभी अच्छा नहीं माना जाता। सभी विद्यार्थियों की कैपेसिटी अलग होती है, कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो एक दूसरे विद्यार्थियों में आपस में तुलना करके विद्यार्थियों में और इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इसलिए
जो डी आंसर है विद्यार्थियों में तुलना करना वो सही नहीं है, तो इसमें ये पूछ रखा है कौन सी विधि अच्छी नहीं है, तो डी सही आंसर है कि विद्यार्थियों में तुलना करना ठीक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें दे रखा है दो पूर्ण संख्याएं दी गई है, यदि बड़ी संख्या के त्रिगुणित को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, और उसी तरह से यदि छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या, तो मान लीजिए दो संख्या है x और y, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तब इसमें पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन कि यदि बड़ी संख्या के त्रिगुणा को, यानी बड़ी संख्या क्या x है तो x का त्रिगुणा कितना 3x, तो बड़ी संख्या के त्रिगुणा को छोटी संख्या से विभाजित y से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 आता है। इसका मतलब 4 से गुणा करते हैं 4y, और शेषफल कितना बचता है 3, तो 4y प्लस 3, ये आपके एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह से आगे क्या दे रखा है, यदि छोटी संख्या के 7 गुणे यानी 7y इज इक्वल टू छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 आता है, तो इसका मतलब 5x हो गया, और शेषफल 1, इसका मतलब +1, तो ये आपका एक और इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 और 5x माइनस 7y इज इक्वल टू -1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये जो है हो गई इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 15x माइनस 5 को 20y इज इक्वल टू 5 से 15, और इसको फोर्थ को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 15x माइनस 7 से 21y इज इक्वल टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया। अब इस ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 15x से 15x कट गया, और ये -20y में से +21y निकला, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और 3 18, तो छोटी संख्या जो y है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 तो ये आंसर बी वाला सही है, बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संख्या 1706589 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है, तो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो संख्या दे रखी है 1706589, इसमें 7, 6 और 9 का स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, 7 के आगे कितनी संख्या है उतने जीरो लगाने, 6 के आगे जितनी संख्या है उतने जीरो लगाने, और 9 के आगे जितनी संख्या है उतने जीरो लगाने। तो सबसे पहले 7 देखते हैं, 7 के आगे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो यार क्या लिखेंगे 7 के आगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो लगा दिए। इस तरह से अब 6 के आगे कितनी संख्या, तो 6 के आगे 1 2 3 4 4 जीरो है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 और ये 6 लिख दिया। और फिर 9 के आगे तो एक भी संख्या जीरो, एक भी संख्या नहीं है, तो 9 अब लास्ट डिजिट आ जाएगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये आ गया 9 0 0 0, ये 0 6 6 और फिर ये 0 और ये 7, तो ये आ गया आपकी जो संख्या आ गई वो क्या आ गई 706 0 0 0 9, तो 706 0 0 0 9, सी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। तो इसमें ये कुछ संख्या दे रखी है 1/3, 31%, 3/10, 0.313 और 0.909 डिवाइड बाई 3। तो इनको हम डेसिमल में लिखते हैं सभी को, तो 1/3 क्या हो जाएगा 0.33। इस तरह से 31% को 31/100, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.31। इसलिए 3/10 को क्या हो जाएगा 0.3। इस तरह से ये तो है ही है डेसिमल में 0.313, और ये जो है 0.909/3, तो इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 0.303।
तो अब आपकी कितने क्या संख्या होगी, 0.33, 0.31, 0.3, 0.313 और 0.303। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या को 0.3, ये सबसे छोटी संख्या, इसको आगे 0 भी लगा सकते हैं, कोमा 0.303 ये सेकंड, इससे हायर फिर आ जाएगी आपकी 0.31, फिर इससे बड़ी आ जाएगी 0.313 और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 0.33। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें सबसे मिडिल वाली संख्या कौन सी, 0.31। अब 0.31 को परसेंटेज में लिखना तो क्या होगा, 0.31 इंटू 100 इज इक्वल टू 31%। तो आंसर आ गया आपका 31%, सी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9x76 माइनस x6y9 इज इक्वल टू 3y/7। तो इसमें y और x की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 माइनस 9, तो 6 में से 9 नहीं निकलता तो एक इधर से बोरो कर दिया, तो कितना हुआ, 16 माइनस 9 इज 7। ठीक है, अब ये चूंकि एक बोरो कर दिया तो 7 के बजाय कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 माइनस वाई इज वाई, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो 6 की वैल्यू, 6 में से ऐसी कौन सी वैल्यू निकाले हैं तो वही वैल्यू शेष रहे, तो या तो 3 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि 8 में 6 को एक बोरो ले लेंगे, 16 माइनस 8, तो ये यदि 6 माइनस 3 आया तो भी 3 बचेगा, और 6 के यानी 16 माइनस 8 आएगा तो भी 8 बचेगा। तो या तो y की वैल्यू 3 होगी या फिर 8 होगी। तो सबसे पहले अपन 3 को पुटअप करके देखते हैं। तो यदि y की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज 3। अब x को क्या रखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ वैल्यू y को अपन ने 3 माना, तो 6 और 3 9, तो यहाँ x को क्या मानेंगे 9, तो 9 हो गया। तो 9 माइनस 6 इज 3, y यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 9 माइनस x को अपन ने 9 माना, तो 9 माइनस 9 इज 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये जो अपन ने x की वैल्यू 9 माना वो भी ठीक नहीं है, और ये जो y की वैल्यू 3 माना वो भी, x की वैल्यू को हमने 9 माना वो ठीक नहीं है, और y की वैल्यू को जो अपन ने 3 माना वो भी ठीक नहीं है। तो अब सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है, 8, तो y की वैल्यू को 8 माना, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 तो निकलता नहीं है, तो एक बोरो इधर से कर लिया, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 इज 8, बिल्कुल सही। अब x को कितना माने कि ताकि उसमें से 6 निकाले तो y बच जाए। तो यहाँ x की वैल्यू क्योंकि एक बोरो किया, तो मान लीजिए सपोज यदि अपन 5 मानते हैं, तो 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 नहीं निकलता, तो 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। अब क्या बचा 9 माइनस x की वैल्यू अपन ने कितनी मानी 5 मानी, तो 9 माइनस 5, और ये चूंकि एक यहाँ से बोरो किया तो 9 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8, ये आपका सी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। श्री x के पास 55,600 रुपए है, उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 रुपए एक संस्था को दान में दे दिए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब x के पास कितना धन बचा है, तो इसमें क्या दे रखा है कि x के पास इनिशियली कितने रुपए थे 55,600, 55,600, और उसने एक योजना में निवेश किया और 8 गुना धन प्राप्त किया। तो कितना 8 गुना, तो इंटू 8 कितना हो गया आपका 4,44,800। 55,600 का 8 गुना उसको प्राप्त हुआ, तो इसका यानी उसकी पूंजी कितनी होगी 4,44,800। अब इसमें से उसने 57,986 एक संस्था को दान कर दिया, तो क्या हो जाएगा 4,44,800 माइनस 57,986, तो कितना बचा 3,86,814, ये रुपए उसके पास बचे। अब क्या किया उसने, पुनः बचा हुआ धन निवेश किया और उसका 1/3 प्राप्त हुआ उसको। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ धन है कितना 3,86,814, तो उसका 1/3 मिला इसको, तो डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा 1,28,938, इतना पैसा उसको वापस मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1,28,938, ए वाला आंसर सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समबहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर है। इफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज 9 साइड देन ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू। तो मान लीजिए सपोज जो एक्सटीरियर एंगल है वो x है, तो टोटल सारे एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे 9x। तो 9x इज इक्वल टू, अपने को पता ही है कि किसी भी समबहुभुज की सारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल होता है उनको योग 360 डिग्री होता है। तो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 360 अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 40 डिग्री, बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बताइए। यानी पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर। यानी एक स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो मान लीजिए एक भुजा x है तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी 4x। 4x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 144। तो x कितना हो जाएगा 144 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। अब ये इसका एक साइड हो गई। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया मतलब x इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो ये स्क्वायर है इसी के एरिया के बराबर एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो ये रेक्टेंगल ले लिया अपने। इस रेक्टेंगल का इन्होंने लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ अपने को निकालनी है। तो चूंकि दोनों का एरिया सेम है तो क्या हो जाएगा आपका 81 इंटू बी इज इक्वल टू इसका एरिया और स्क्वायर का एरिया कितना है 36 इंटू 36। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 81 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर कितना होगा। तो लंबाई कितनी है 81 सेंटीमीटर, लेंथ माइनस ब्रेड्थ पूछ रहा है। तो लेंथ कितनी है इज इक्वल टू 81 माइनस ब्रेड्थ कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो 81 माइनस 16 कितना हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। तो 65 ये सी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ HCF 4081032 is equal to 1032x minus 408y and x plus y is equal to 7 then x minus y is equal to। यानी यदि HCF 408 और 1032 is equal to 1032x minus 408y और x plus y is equal to 7 तो x minus y किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपन इसका HCF निकाल देते हैं 408 और 1032 का कैसे निकालेंगे। ये हो गया 408 और ये हो गया 1032। इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा 34 और 86। अब 2 से और डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ गया 17 और 43। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, अब ये 17 और 43 ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। तो ये आपका आ गया HCF किसका 408 और 1032 का। तो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है 1032x माइनस 408y इज इक्वल टू HCF ऑफ 408 और 1032। तो HCF हमने निकाल दिया 24। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। अब 1032 और 408 इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 24। तो बचा क्या 43x माइनस 17y इज इक्वल टू कितना हो गया 24। ये 24 से ये 24 कट गया तो कितना बचा 43x माइनस 17y इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई। एक तो हो गई 43x माइनस 17y इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन हो गई x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो अब इसको क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं। तो ये 17 से मल्टीप्लाई किया था कितना हो जाएगा 17x प्लस 17y इज इक्वल टू 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 119।
अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, 17y से 17y कट गया, तो 43 प्लस 17 कितना हो गया, 60, x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2, 120 में 60 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब x की वैल्यू 2 है तो और x प्लस y इज इक्वल टू 7 है, तो y कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब y x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो x माइनस y कितना हो जाएगा, x माइनस y क्वेश्चन में पूछ रहा है, इज इक्वल टू x 2 है और y 5 है, तो 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3, तो आपका आंसर आ गया -3, बी आंसर सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है। तो इसमें क्या होता है, 3 सब्जेक्ट है, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित, और तीनों में छात्र कितने हैं, 60, 105 और 135। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 60 है, 60, 105 और 135, इनका HCF निकाल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, 15 से डिवाइड कर दे इसको, तो 15 चौको 60 और 15 सता 105 और 15 नम 135। तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, 4, 7 और 9 को इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया, तीनों नंबर का HCF इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब जो एक कमरे में छात्र बैठेंगे वो 15 बैठेंगे कम से कम। अब रूम्स की संख्या कितनी होगी, देखिए एक सब्जेक्ट में 60 है, दूसरे सब्जेक्ट में 105 है और तीसरे सब्जेक्ट में 135 है। इन सब को 15 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई 15, डिवाइड बाई 15 और डिवाइड बाई 15, उन सबको जोड़ देते हैं, प्लस, तो कितना आ जाएगा, 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4, प्लस 105 को 15 से डिवाइड किया तो 7, प्लस 135 को 15 से डिवाइड किया तो 9, तो कितना हो गया, 7 और 4 11 और 9 20 कमरे। तो आंसर कितना आ गया, 20 रूम्स, बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए त्रिभुज एबीसी में एपी एंगल बीएसी का समद्विभाजक है तथा AQ BC पर लंब है, तो PAQ बराबर है। तो अपने को निकालना क्या है, PAQ, यानी ये अपने को निकालना है, और ये अपने को दे रखा है 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो दे रखा है ना BAC, यानी BA और C, तो ये जो AP है, AP क्या है, ये BAC का समद्विभाजक है, यानी बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि एंगल BAC कितना, BAC कितना हो गया। तो चूंकि ये देखिए एंगल B दे रखा है 75 और एंगल C दे रखा है 35, तो टोटल किसी भी ट्राइंगल में एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 माइनस 75 प्लस 35, तो कितना हो गया, 70 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि जो AP है, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC, BAC का बाइसेक्टर AP। तो इसका मतलब हाफ AP कितना हो जाएगा, यानी BAP कितना हो जाएगा, एंगल BAP ये हाफ कर रहा है तो कितना होगा, 70 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब अपने को ये देखना है कि BAQ कितना हुआ, एंगल BAQ इज इक्वल टू, चूंकि ये QBA तो दे रखा 75 डिग्री और BQ है दे रखा 90, तो जो BAQ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा, BAQ कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। अब देखिए BAP दे रखा है 35 डिग्री, तो आपको एंगल QAP कितना हो जाएगा, QAP इज इक्वल टू एंगल BAP माइनस एंगल BAQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BAP कितना दे रखा है 35 डिग्री
और बी ए क्यू कितना दे रखा है अपन अभी निकाला 15 डिग्री, ये 35 डिग्री हो गया और ये 15 डिग्री हो गया, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 माइनस 15 20 डिग्री। तो आपका जो आंसर आ गया वो हो गया ए 20 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए त्रिभुज एबीसी में ओ बी और ओ सी क्रमशः एंगल बी और सी के समद्विभाजक है, यानी तो बी ओ सी किसके बराबर है, तो अपने को एंगल निकालना बी ओ सी यानी ये एंगल निकालना। अब क्या दे रखा है त्रिभुज में एबीसी में ओ बी और ओ सी यानी ओ बी और ओ सी ये क्रमशः बी और सी के द्विभाजक, यानी इस ये जो ओ बी है ये इसका बी का हाफ करता है और ये सी का हाफ करता है। तो क्या हो जाएगा देखिए ये 40 डिग्री दे रखा, तो बी प्लस सी कितना हो गया, बी प्लस सी कितना हो गया 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब हाफ बी और हाफ सी कितना हो गया, हाफ बी प्लस सी कितना हो जाएगा 140 अपन 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपका चूंकि ये कितना ये और ये दोनों हाफ बी प्लस सी हो गया, एंगल बी और सी कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस हाफ बी प्लस सी यानी 70 डिग्री। तो ये बी और सी कितना हो गया 180 माइनस 70 110 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया बी 110 डिग्री। लेकिन इसको बोनस दे रखा है, तो बोनस कई वजह से मैंने पहले भी कहा था, कई वजह से हो सकता है एक क्वेश्चन रिपीट हुआ और कोई रीजन हो, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 110 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं बीए और डीसी को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी और इसकी जो साइड है डीसी को एफ तक एक्सटेंड किया है और एक ए बी को ई तक एक्सटेंड किया है, तो इसमें से कौन सी चीज सही है। तो चूंकि इसमें ये जो दो लाइनें हैं ये दो पैरेलल लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी बराबर होते हैं, तो ये b इज इक्वल टू वाई, तो या इसको ऐसे भी कर सकते हैं y इज इक्वल टू b। तो इसमें क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस b, बहुत ही सिंपल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस b। तो इसका जो सही आंसर है वो है a, x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस b। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए, तो इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या किसके बराबर है। तो देखिए उस छात्र के अंक 98 के बजाय 108 आ गए, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस इक्वल टू ये गलती से 108 आ गए, जबकि होना कितना चाहिए था 98, तो ये डिफरेंस आ गया आपका 108 माइनस 98 इज इक्वल टू 10। अब मान लीजिए कक्षा में x छात्र है, तो उनका सभी का औसत अंक कितना 1/5 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया x छात्र है और ये जो डिफरेंस है ये 10, ये किसके बराबर हो गया 1/5x इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये जो 10 डिफरेंस आया वो टोटल छात्रों का 1/5 औसत में बढ़ गया, तो x कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब कक्षा में कितने छात्र थे 50 छात्र थे, तो इसका सही आंसर सी है। तो दोस्तों ये आपका मैथ्स का पेपर था। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।